आज की वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना भी टॉपिक है सारा का सारा कवर करूंगा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं उनको पूरा कवर कर दूंगा। तो वीडियो को एट लास्ट अंत तक देखना, मिस मत करना। एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। नीचे टाइम स्टैम्प लगा है, आपका इसमें से जो भी टॉपिक वीक है उसको टैप करके आप देख सकते हो। यदि पूरा टॉपिक वीक है तो देख लेना। यदि आप रिविजन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। यदि आप न्यू हो, बिगिनर हो और चैप्टर तनिको भी नहीं पढ़े हो, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हो, तो भी इस पूरी वीडियो को देखिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में बात करते हैं कि ये होता क्या है। दो चर का सिंपली क्या अर्थ हुआ। दो चर मतलब हो गया यानी कि जो चर हैं वो दो हैं। जो चर हैं उनकी संख्या कितनी है, दो है। एक x है एंड दूसरा y है। अब मैक्सिमम बुक्स में x एंड y लिखा रहता है। आप p q r s t v कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो x एंड y ही है। तो x y हम मान लेते हैं। जो चर हैं वो दो हैं, x एंड y। अब इन्हीं दो चर में जो है रैखिक समीकरण बनाना है। तो समीकरण कुछ इसी तरह रहेगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसी तरह के समीकरण होंगे, समीकरण 1, ऐसे समीकरण 2, तो इसी तरह के होंगे। तो इसी तरह के जो है समीकरण होंगे। इन्हीं को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो रैखिक समीकरण है, पहले देखिए रैखिक समीकरण है। कैसे मुझे पता चला कि रैखिक समीकरण है। देखिए जो चर हैं उनके पावर 1 है, जो चर है उसके पावर 1 है। चर की पावर कितना है, 1 है। इसीलिए मुझे पता चल गया कि ये जो है रैखिक समीकरण है। ये क्या है, रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे चर जो है वो दो है, तो इसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए जब पावर 1 है तो मुझे पता चला कि रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ जो चर है वो चर की संख्या 2 है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये दो चर वाला है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होगा। तो आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। अब आइए जो है मेन टॉपिक है उसको बात करते हैं। आइए मेन टॉपिक जो है आज का उसको बात करते हैं। देखिए समीकरण दिया हुआ है। पहला जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण, पहला ये है और दूसरा ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इन दोनों समीकरण से आपको ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। आपका जो है चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, ग्राफीय रूप में निरूपित, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। इसको जानना बेहद जरूरी है। अब इसको ग्राफीय रूप में कैसे निरूपित करोगे, इसके कुछ तरीके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना पड़ेगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप हजारों क्वेश्चन इस तरह के कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन आप 1000 बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए, 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले निरूपित करने के लिए क्या करना है, यहाँ एक कॉलम बनाइए। देखिए इसको x लिख लीजिए और इसको y लिख लीजिए और ऐसे कॉलम बना लेना है। ऐसे यहाँ पे आपको कॉलम बना लेना है। मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बताऊंगा इसको निरूपित करने की, जिससे आपके फास्ट हो जाएंगे, वरना ऐसे घूमते रहिएगा जल्दी हो नहीं पाएगा। तो इसलिए उस शॉर्टकट को भी आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे 3-4 वैल्यू आपको पुट करनी है। ऐसे आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है और 3-4 वैल्यू पुट करनी है बस। यहाँ देखिए मैंने तीन वैल्यू के लिए ग्राफ बना दिया है। अब देखिए ग्राफ मैंने बना दिया है x और y का। अब देखिए जो समीकरण पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये समीकरण है। और नीचे वाला है x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब इन दोनों में वैल्यू पुट करनी है और वेरीफाई करना है कि दोनों में मैच कर रहा है या नहीं। इन्हीं में वैल्यू आपस में पुट करनी है बस। तो सबसे पहले समीकरण 1 जो है उसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। समीकरण 1 के लिए ग्राफ बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं समीकरण 1 की वैल्यू रखूंगा और चेक करूंगा सही है या नहीं। और यहाँ पे समीकरण 2 के लिए बना लिया हूँ, यहाँ पे वैल्यू रखूंगा और वेरीफाई करूंगा। तो वेरीफाई का अर्थ क्या है ये सिंपली समझते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, आप समीकरण 1 पे फोकस करिए। 2 को आप भूल जाइए, 2 को अभी के लिए भूल जाइए। 1 पे फोकस करिए। 2x प्लस 3y बराबर 5 है। अब x और y की वैल्यू रखो जो इसको सर्टिफाई करे। x और y की ऐसी वैल्यू रखो जो इसको संतुष्ट करे, इसको वेरीफाई करे, इसको संतुष्ट करे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको पहले x को 0 रखना है। x को 0 रखना है और y की कुछ वैल्यू निकाल देनी, चाहे जो वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है, x को 0 रखिए और y की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आपको 0 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे 0, यहाँ पे x का मैंने 0 रख दिया। अब इसको प्लस में 3y इक्वल टू 5 इस तरह रखिए। देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सिंपली मान लिया है कि 0 है। जब x 0 है तो y की कुछ वैल्यू आएगी ना जो इसको सर्टिफाई करेगी। तो उसको मैंने निकालने के लिए मैंने यहाँ पे x का जो वैल्यू था, यहाँ पे x का जो वैल्यू था उसको 0 रख दिया है। सिंपली मैंने 0 रख दिया और कुछ नहीं किया है। प्लस 3y बराबर 5 भी हो गया। अब 2 गुणे 0 बराबर 0, यानी y बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू y है, यानी 3y हो जाएगा 5 और यहाँ से y हो जाएगा 5/3।
तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू कितना आ चुकी है यहाँ पे 5/3 आ चुकी है, 5/3 y की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको आप मिटा दीजिए, आगे चलते हैं। इसको एक वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, एक वैल्यू यहाँ पे आपको आसानी से मिल गई है, x बराबर 0। अब एक और काम कर दीजिए, x बराबर आपने 0 एक बार रख दिया, अब आप एक बराबर y बराबर 0 रख दीजिए। मैं इसको 0 क्यों बता रहा हूँ, बार बार सुनिए, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन इजी हो जाए, ग्राफ बनाना इजी हो जाए। मैं भी चाहूँ यहाँ 1 रख दूं, यहाँ 1, तुरंत मुझे पता चलेगा कि हाँ हो जाएगा। अभी रखूंगा एक वैल्यू में, और कुछ भी यहाँ पे रख के मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, 2 रख के 3 रख के समझ सकता हूँ कि हाँ आ जाएगा। मुझे भी पता है कि वेरीफाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे संतुष्ट करने से क्या फायदा, जो आपके ग्राफ में आपके ग्राफ को लॉन्ग कर दे, जल्दी आपका ग्राफ ना बने, जो है एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ा जाए। तो इसलिए यहाँ पे समझिए x को एक बार 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। मैं ये हमेशा, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, इस तरीके को हमेशा बताता हूँ। तो x को एक बार आपको 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। जैसे ही दोनों को एक एक बार 0 रखोगे, आपका जो ग्राफ, अभी आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको वहां पे इसका अर्थ समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे y को 0 रखना है, तो सिंपली यहाँ पे y को 0 पुट कर दी, उसके बाद में x निकालिए। यहाँ पे सिंपली आपको y को 0 कर दीजिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले मान लिया है कि y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तब की बार माना था कि x की वैल्यू 0 हो, अब की मैंने माना है कि y की वैल्यू 0 है। एक बार मैंने माना भैया कि x की वैल्यू 0 है, लेकिन अब भैया मैंने माना कि y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले y के स्थान पे आपको यहाँ पे 0 पुट करना है। y के स्थान पे क्या करना है, 0 पुट करना है। तो आइए बाहर इसको लाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3 इंटू 0 बराबर 5, और यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 5, और x बराबर हो जाएगा 5/2। यही हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर 5/2, यानी ढाई आ चुका है। ये हो गया। अब एक वैल्यू कोई ऐसी रखनी है जो फिर से सेटिस्फाई करे, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि मैं x को मान लूं 1, सिंपली x को मान लूंगा 1, यदि मैं x को 1 ले लूं और y को 1 ले लूं, तो यहाँ पे साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए 2x की वैल्यू कितना हो गया, 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो 2 + 3 बराबर 5, यानी 5 बराबर 5। ये देखिए सेटिस्फाई कर गया, यानी 1 and 1 वैल्यू ले लूंगा तो भी सेटिस्फाई कर देगा। आपको ऐसे चेक कर लेना है, 1 लेके चेक कर लेना है। या आप देखिए, यदि आप इसको 1 पुट कर देते यहाँ पे, तो y की ऑटोमेटिक वैल्यू 1 आ जाती। जैसे अभी तक मैंने किया था, 0 रखा था यहाँ पे तो y की वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखा था तो x की वैल्यू आ गई थी। वैसे ही यदि आप 1 की वैल्यू, मेरे को साफ साफ दिख रहा था, यदि आपको भी ऐसे साफ साफ दिखे 2 + 3 बराबर 5, यानी x का वैल्यू 1 होना चाहिए, y का 1 होना चाहिए, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रख। तो मैंने देखिए डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है। मेरे को यहाँ साफ साफ दिख गया कि 2 + 3 बराबर 5, तो मेरे को समझ में आ गया कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट रख दिया। आप भी डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन फिर भी आपका मन है, बहुत मन है सॉल्व करने का, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करिए, आप y यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे तुरंत y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। तो ऐसे ही ये देखिए, अब ये इस वैल्यू को आपको नोट कर लेना है। अब मैं इसको मिटाया दे रहा हूँ, अब देखिए इसको मैं मिटाया दे रहा हूँ, पूरा का पूरा मिटाए दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने पूरा मिटा दिया ये। अब मेरे को बात करना है समीकरण सेकंड के ऊपर। किस पे बात करना है, समीकरण सेकंड के ऊपर, यानी इस ग्राफ के ऊपर। तो आइए समीकरण सेकंड देखते हैं क्या है। ये समीकरण सेकंड है। अब यहाँ भी सबसे पहले एक बार x को 0 मानना है, एक बार y को। सबसे पहले x को 0 मानते हैं, x को 0, यहाँ जो है x, इसको पहले 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 - 2y = 3, यही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -2y = 3 हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा -3/2। y बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। तो यहाँ पे लिख लीजिए y बराबर -3/2। अब दूसरे बार में y को 0 करना है, y को क्या करना है, 0 करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मिटाऊं, उसके बाद बताता हूँ। बहुत ही आसान है मैथमेटिक्स, बस समझिए। y की वैल्यू मैं 0 रखूंगा, तो यहाँ जो y है इसको मैं 0 कर दूंगा। y की वैल्यू क्या करना है, 0 रखना है, तो y को मैं 0 कर दे रहा हूँ। तो x - 2 × 0 = 3। तो यहाँ से हो जाएगा x - 0 = 3, यानी x = 3, यही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 3। ये याद कर लीजिए, एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। जैसे ही इतना काम करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से इतने 2 ही वैल्यू से, यहाँ भी 2 वैल्यू, उसको भूलिए। इन 2 वैल्यू से आप ग्राफ बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाएगा, सोल्यूशन भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने एक कर दिया, आप भी एक कैसे निकाल लेना। कम से कम 3 आप करके रहना, 3 वैल्यू कम से कम रखना, इससे इजी रहता है, समझना आसान रहता है। तो अब
लास्ट वाले की बारी है, इसमें कुछ भी पुट कर दीजिए, कुछ ऐसा पुट करिए जो यूनिक हो, आसान हो कुछ। इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मेरे को एक दिमाग सूझ रहा है कि x बराबर में कर दूं, क्या कर दूं, x बराबर क्या कर दूं, 3 कर दूं, नहीं सॉरी, x बराबर में यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ, x बराबर में यहाँ पे 4 कर रहा हूँ, या x बराबर 5 कुछ भी रख लीजिए, तो मैं x बराबर 5 रख ले रहा हूँ, यहाँ पे x बराबर 5 रख रहा हूँ। अब x बराबर 5 रखूंगा तो y की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, तो आइए इसको पहले मिटाता हूँ। यहाँ पे x में मैंने मान लिया है 5, आप 6 मान सकते हो, 7 मान सकते हो, 8 मान सकते हो, 10, 12, 15, 20, 25, 100, 200, 300, 500 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानो जो आसान हो, ग्राफ बनाने में इजी हो, छोटी ही वैल्यू मानो। तो x बराबर मैंने 5 मान लिया है, तो यहाँ पे x बराबर 5 रख दीजिए, यहाँ पे इस x पे क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा, 5 माइनस फिर हो जाएगा 2i, 5 माइनस 2i बराबर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 5 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस 2i बराबर 3 माइनस 5 भी हो जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस 2i बराबर माइनस 2, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 1, यहाँ से y क्या आ जाएगा 1, तो y बराबर यहाँ पे आ चुका है 1, ये आ चुका है। इसको आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए मैंने कैलकुलेशन कैसे किया है, y बराबर 1 किया हूँ, y बराबर 1 किया हूँ। अब इसको मिटाए दे रहा हूँ, इसको मिटाए दे रहा हूँ। अब देखिए दोनों जो है ग्राफ तैयार हो चुके हैं, मतलब ग्राफ का मतलब है वैल्यू, अब इन्हीं वैल्यू के थ्रू आपको ग्राफ बनाना है। अरे 9th में 8th में आपको ये सारी चीजें बताई गई होगी कि किसी ग्राफ में कैसे ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। तो इसके लिए अब आइए सिंपली अब इसको निर्धारित करते हैं, ग्राफ में इन सारी वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं। अब इन सारी चीजों को मिटा दूंगा, उसके बाद में इन सारी चीजों को मैं ग्राफ पे दर्शाऊंगा। ग्राफ से ही हल करना है, ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए या ग्राफीय रूप से हल कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वही क्वेश्चन है। अब आइए इसको मिटाते हैं, इसको सिंपली मिटा दो, जगह कम है भैया, क्या करें, इतना पैसा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड लगा सकूं। अब आइए इसको हम निरूपित करते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे ग्राफ पे निरूपित किया जाता है। ये देखिए ग्राफ हो चुका है, ये ग्राफ बन चुका है, ये है x, ये है y, यानी कि यहाँ पे जितना भी वैल्यू रहेगा वो x रहेगा, यहाँ पे जितना रहेगा y। आपको ऐसे कॉपी पे पटरी के सहारे पहले x लाइन खींच लेनी है, फिर ऐसे खड़ी लाइन y खींच लेना है, और इस पे पटरी पे जो 1 2 3 रहता है उसके सहारे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे दर्शा लेना है, और यहाँ ऊपर भी आपको ऐसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक ऐसे दर्शा लेना है। आप कुछ भी 10 तक दर्शा सकते हो, यहाँ भी 10 तक दर्शा सकते हो, लेकिन मैंने 5 तक किया है। आप भी जहां तक काम है वहां तक कीजिए। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 5 तक काम है, तो मैंने देखिए 5 तक किया हूँ, 5 तक मिनिमम मैंने कर दिया है। तो यही आप देख लेना, जहां तक आपको काम है वहां तक आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कर सकते हो पटरी के सहारे। यहाँ पे बोर्ड पे इतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन पटरी पे आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 1 है तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। और ये 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 आएगा, 3/2। 2 और 3 के बीच में कितना आएगा, 2.5 आएगा, ये 2.5 आएगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने सिंपली लिख दिया हूँ, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है बहुत आसानी से। इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ, 1 और 2 और 3 को ही रखिए, 1 2 3 इसी तरह रखिए बस। तो ये हो गया। अब आइए एक एक को निरूपित करते हैं। पहला है कि x बराबर 0 है, x कितना है, 0 है, और y 5/3 है। y 5/3 कहां से आएगा, 5/3 का क्या अर्थ हुआ, इसको समझने के लिए आप इसको पॉइंट में क्लियर कर लीजिए। मेरे को जल्दी समझ में नहीं आता था तो मैं पॉइंट में बदल देता था, जब मैं 10th में था तो पॉइंट में क्लियर कर लेता था। तो आइए इसको पॉइंट में बदल लीजिए। इसको पॉइंट में बदलेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3 3 2 6 सॉरी 3 2 5 3 6 18 यही 1.6। y बराबर कितना आ गया है, करीबन 1.6। तो 1.6 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यही जो पहला आपका बिंदु मिला है वो यहाँ पे मिला है। जो पहला बिंदु मिला है ये वाला कहाँ मिला है, देखिए यहाँ पे x कितना है, y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होता है। समझिए ध्यान से, y अक्ष पे y एक्सिस पे x का मान हमेशा 0 होता है। y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होता है। y अक्ष पे x का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होता है। y अक्ष पे x का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे सिंपली पहला है कि x बराबर 0 है, y बराबर 5/3 है। x बराबर 0 है, y बराबर 5/3 है। तो x बराबर 0 तो यही पे मिलेगा, और y कितना है, 5/3। 5/3 का अर्थ हो 1.6 के करीब हो, 1.678 ऐसे कुछ करके आएगा। तो करीबन 1.6 है। यहाँ पे आपको सिर्फ करीबन वाली चीजें दिखानी है। तो 1.6 मैंने यहाँ पे निरूपित कर दिया। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में y बराबर 0 है। अब y कहाँ 0 होता है,
वाई एक्स अक्ष पे जीरो होता है, एक्स अक्ष पे वाई का मान जीरो होता है। यहाँ पे देखिए कहाँ कहीं भी वाई की वैल्यू नहीं है, तो एक्स अक्ष पे वाई का मान जीरो होता है, यानी अगला जो पॉइंट आएगा वो कहीं एक्स अक्ष पे आएगा। और क्या है 5/2, 5/2, तो 5/2 यहाँ पे है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे मिला। यहाँ पे देखिए क्या है, इस पॉइंट को क्या कहोगे, 5/2 है, एक्स बराबर कितना है 5/2 है, कामा यहाँ पे वाई का कोई वैल्यू नहीं है। यदि यहाँ होता तो वाई का वैल्यू आता, यहाँ होता तो वाई का आता, लेकिन इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। ये देखिए ये वाई का वैल्यू है ना, तो वाई की वैल्यू यहाँ जीरो है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो, 5/2 कामा जीरो। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, यानी यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू जीरो थी, वाई एच पे एक्स की वैल्यू जीरो थी, तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट था वो जीरो हो जाएगा, जीरो कामा 5/3 ये हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। उसके बाद में है 1 कामा 1, तो एक्स पे 1 चलना है, 1 चलिए, और वाई पे भी 1 चलना है, 1 चलिए, तो ये 1 से 1 यहाँ, 1 से 1 यहाँ, यानी अगला पॉइंट ये है 1 कामा 1। अब इनको मिलाते हुए आपको ये लाइन आसानी से यहाँ पे खींच देनी है, ऐसे आपको लाइन यहाँ पे आसानी से खींच देनी है, ये ऐसे लाइन खींच देनी है। अब ये जो लाइन बनी वो कौन सी लाइन है, ये लाइन जो है कौन सी लाइन है, जो पहला समीकरण था आप देख लीजिए कॉपी में मैंने लिखाया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जो पहला समीकरण था वही है। पहला समीकरण क्या था, वही है, आइए मैं भी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। जो पहला समीकरण था वो क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5। तो यही जो ये लाइन है ये इसी को दर्शा रही है। इस पे जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई की, जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पे रैंडम सा कोई कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे भी कोई रैंडम सा कोऑर्डिनेट आएगा। कोऑर्डिनेट का अर्थ है कि एक्स और वाई के जो वैल्यू आएंगे, एक्स कामा वाई जो होता है उसके जो वैल्यू आएंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन पे जो भी आएगा, जितने भी वैल्यू हैं इस लाइन पे, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। इस लाइन पे जितने भी वैल्यू हैं, इस लाइन पे जितने भी वैल्यू हैं वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। इस लाइन पे जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी मान हैं, इस लाइन पे जितने भी मान हैं वो इस रेखा को, इस समीकरण को जो है निरूपित करेंगे या परिभाषित करेंगे या डिफाइन करेंगे या जो है प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है 3 कामा जो भी है, जो भी एक्स वाई जेड है, वो इसको निरूपित करेगा, इसको दर्शाएगा। तो ये हो गया। तो ये पहला जो है मैंने रेखा यहाँ जो है इस ग्राफ के सहारे पहली रेखा खींच दी, पहला जो है समीकरण वाला रेखा खींच दिया। जो रेखिक समीकरण है वो रेखिक समीकरण एक लाइन ही रहेगा ना, रेखिक है, रेखिक का अर्थ ही है रेखा, एक रेखा बनेगा। जो पहला समीकरण था वो रेखा ही बनेगा, जितने भी रेखिक समीकरण है वो रेखा के रूप में निरूपित हो जाएंगे। रेखा के रूप में निरूपित करने के लिए यही चार्ट बना रहता है। तो चार्ट जैसे ही बना लेंगे तो उसको आसानी से एक रेखा के रूप में दिखा सकते हो। तो जो पहला समीकरण था ये रेखिक समीकरण, उसको मैंने इस रेखा के थ्रू यहाँ पे दिखा दिया, तो पहले वाले का काम तमाम हुआ। अब इसको मिटा देते हैं। ग्राफ का अर्थ है कि ग्राफीय रूप से हल करना। ग्राफीय रूप से हल करने का क्या मतलब हुआ, ये आपको जो रेखा है उसको रेखा के रूप में पहले निरूपित करना है, उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो हमने चार्ट बनाया। तो पहला वाला क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा वाला ऐसे लाइन खींच लीजिए। जैसे ही दूसरा वाला लाइन खींचेंगे कहीं आपस में कट करेंगे, और जहां ही आपस में कट करेंगे तुरंत सोल्यूशन आ जाएगा, तुरंत इन दोनों समीकरण का हल आ जाएगा। और यदि कट नहीं करते हैं तो समझ लीजिए उसका हल नहीं है, समांतर आ जाते हैं तो बहुत खरा है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, और फर्ज वाली बातें बाद में होंगी, ये सारी चीजें आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले इसको भी निरूपित कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है, 0, x बराबर 0 है, और y बराबर है -3/2। तो y मतलब -3/2। तो वहां यहाँ पे चलिए y -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आप यहाँ पे लिख लीजिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हो y -1 x -1 -2 -3, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पे निरूपित नहीं करूंगा। तो मैंने y को कर लिया है। तो पहला है कि x बराबर 0 है, y बराबर -3/2 है। x बराबर 0 कहाँ रहेगा, x बराबर 0 कहाँ रहेगा, जहाँ y का मान 0 रहेगा। x बराबर 0 कहाँ रहेगा, जहाँ पे y का मान 0 रहेगा। x बराबर 0 कहाँ रहेगा, x बराबर 0 कहाँ होगा, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। x बराबर 0 कहाँ रहेगा, y अक्ष पे 0 होता है। तो मेरे को पता चल चुका है कि इसी लाइन पे कहीं ये जो वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसी लाइन पे कहीं आएगी। ये वाली जो वैल्यू है ये इसी लाइन पे आएगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है x बराबर 0 है। तो x कहाँ 0 होता है, x केवल y अक्ष पे 0 होता है, x केवल y अक्ष पे 0 होता है। मैं आपको समझाने का बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ, यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ ही लीजिए। देखिए जो पहला कोऑर्डिनेट है x बराबर 0, y बराबर -3/2, इसको मुझे दर्शाना है इस ग्राफ में।
इसमें दर्शाना है, इस चार्ट में, इस ग्राफ में मुझे दर्शाना है कहाँ है। तो x बराबर 0 जैसे ही आपको दिखे तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि x जो है 0 है, यानी केवल और केवल वो y पे होगा। y पे अब चाहे प्लस वाले में हो या माइनस वाले में हो, लेकिन यहाँ माइनस लगा है यानी कि माइनस वाले में है। अब यहाँ पे -3/2 ढूंढिए, y बराबर कितना है -3/2 यानी -3/2, -3/2 का अर्थ हुआ -1.5। तो यहाँ पे -1.5 देखिए किधर है, यहाँ पे यही अप्रोक्स यहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा -3/2। तो ये देखिए जो ये कोऑर्डिनेट बना हुआ क्या बन गया, 0, -3/2, यही निरूपित हो गया 0, -3/2, 0, -3/2। ये जो बिंदु है, ये पॉइंट है, ये इसी को दर्शा रहा है 0, -3/2। अगला जो है वो y का वैल्यू 0 है। अब जैसे ही मेरे को y बराबर 0 दिखा तुरंत मैं समझ जाऊंगा कि y का वैल्यू 0 वहीं पे होगा। कहाँ पे होगा, केवल x एक्सिस पे होगा, केवल x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होगा। x अक्ष पे जितने भी मान आएंगे वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये x का वैल्यू कितना कहा है, 3। तो ये जो है ये 3, इसे हम क्या कहेंगे 3, 0, क्योंकि यहाँ पे जो है y का वैल्यू कितना है, 0 है। इस रेखा पे देखिए y की वैल्यू क्या है, 0 है ना, y की वैल्यू 0 है, x अक्ष पे y का वैल्यू क्या है, 0 है, सिंपली 0 है बस, और कुछ नहीं है। x पे क्या है, y का वैल्यू 0 है, x पे क्या है, y का वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखिए y देखिए यहाँ 0, ये मूल बिंदु है, 0, मानिए इस रेखा पे जाओगे तो केवल x का वैल्यू मिलेगा, y का नहीं मिलेगा, और इस पे जाओगे तो केवल y का मिलेगा, x का घंटा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यदि इस पे जाओगे तो केवल x का मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे x बराबर 3 लिखा हूँ, y बराबर 0, x 3, 0। इस पे जाओगे तो केवल और केवल x की वैल्यू मिलेगी और y का वैल्यू 0 रहेगा, और इस पे जाओगे तो केवल y अक्ष पे जाओगे, केवल y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 0 मिलेगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, यदि नहीं हुआ है तो 1-2 बार वीडियो को पिछाड़ के देखिए, हो जाएगा। तो 3, 0 मैंने निरूपित कर दिया, ये जो 3, 0 था यहाँ पे मैंने दर्शा दिया हूँ। अगला है 5, 1। तो x में कितना चलना है, 5 चलना है। तो देखिए x बराबर 5 ये आ चुका है, और y में कितना चलना है, 1 चलना है, y में 1 चलना है। तो ये देखिए y में 1 आपको यहाँ पे चलना है, ऐसे जैसे चलना है ऐसे चलते चला जाना है। और x में कितना चलना है, 5। तो ये देखिए ये 5, तो ये वाला वैल्यू, अगला जो रेखा है वो ये वाली वैल्यू है, अगली जो रेखा है वो ये वाली है। अब इसको आपस में आप ऐसे मिला दीजिए, ये थोड़ा सीधा नहीं बना है यार, आप तो इसे सीधा देख लीजिए, थोड़ा मैंने यहाँ पे टेढ़ा कर दिया हूँ। तो ये वाली रेखा जो है ये भी बन चुकी है। ये वाली रेखा क्या है, ये जो दूसरा समीकरण है वही है, x - 2y बराबर 3। ये जो रेखा है वो है x - 2y बराबर 3। ये जो रेखा है x - 2y बराबर 3। अब देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ करके यहाँ पे आपस में काट रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपस में कट कर रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, कुछ x का वैल्यू आएगा और कुछ y का आएगा ना, कुछ y का आएगा, यहाँ पे कुछ रहेगा, कुछ यहाँ पे रहेगा। तो वही जो है इस दोनों समीकरण का हल है। इन दोनों समीकरणों को जो आप आपस में सॉल्व करोगे तो जो हल आएगा वो यही आएगा। तो यही आपको निरूपित करना था बस। यदि हल पूछेंगे तो हल भैया आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेक कर लेना कि y अक्ष में क्या है, x अक्ष में क्या है, तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा, आपका हल आसानी से हो जाएगा। तो वैसे केवल निरूपित करने को कहेंगे, बस ऐसे ही आपको ग्राफ बना देना है, ऐसे लाइन बना देना है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना घचरा पचरा किया, लेकिन आपको एकदम स्वच्छ सुंदर बहुत ही आसानी से चित्रकारी के थ्रू आपको वहां पे बना देना है और दिखा देना है। बस एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने निरूपित कर दिया, बस निरूपित कर दिया, बस यही निरूपित वाला आएगा। हल नहीं पूछेंगे, निरूपित वाला आएगा। यदि हल पूछेंगे तो उसके अभी और मेथड बताऊंगा, हल उसके थ्रू निकाल देना, लेकिन निरूपित इसके थ्रू कर देना बहुत आसानी से। तो आई होप ये आपका जो है टॉपिक क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लगातार इस टॉपिक को मैंने 20 मिनट समझाया हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत इसी टॉपिक पे मैंने किया है। इस टॉपिक पे मैंने पूरा जान डाल दिया हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लेवल का था तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा ही फील होता है, क्या पता आपको नहीं समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो खान सर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि जैसे आप ही स्टूडेंट हो, सबसे गधे स्टूडेंट आप हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वही एज्यूम करके वही समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ। खान सर बहुत क्या बोले, गुरु नहीं विश्व गुरु हैं। आई रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। अगला टॉपिक है रेखीय समीकरण का जो हल आएगा उसकी क्या प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ है जैसे अनेक हल, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल है, और या कोई हल नहीं। यही जो है प्रकृति में यही आता है कि अनेक हल है या केवल अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल है, अथवा
कोई हल ही नहीं है, इसी को ज्ञात करना है। जो समीकरण दिए रहेंगे उसको आपको पता लगाना रहेगा कि अनेक हल वाला है या केवल एक हल वाला है या कोई हल ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ फार्मूला है, उसको बताऊंगा। तो पहला समीकरण ये है a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2। ये है दो समीकरण है, मैंने एक जनरल समीकरण एज्यूम कर लिया हूँ। पहले यहाँ पे फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूला को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे देख लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए आपका पूरा बेड़ा पार हो गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता। जो 7 सेट हैं आपके, जो सेट होते हैं, सेट होता है ना बोर्ड एग्जाम में, 6-7 सेट होते हैं, उनमें से एक सेट में आना ही आना है। अब हो सकता है आपके उस सेट में आए, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो सबसे पहले देखिए, यदि a1 बटा a2, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन मिले तो a1 बटा a2 करिए, उसके बाद में b1 बटा b2 करिए। इसको क्या करना है, a1 बटा a2 करना है, b1 बटा b2 करना है, उसके बाद में c1 बटा c2 करना है, c1 बटा c2 करना है। इन तीन चीजों को आपको पहले निकाल लेना है। अब जैसे ही यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और उसके बाद में क्या हो जाए, बराबर c1 बटा c2 हो जाए, बराबर c1 बटा c2 हो जाए। यदि ये हो जाता है, आप इसको जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट हो, इनको आपस में भाग दीजिए। जो y का है उनको आपस में भाग दीजिए। जो लास्ट में है, जो है ये लास्ट में जो है, जो ये लास्ट में अंक है, उसको आपस में भाग दीजिए, उसको भाग दीजिए। ये तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो इसको हम कहेंगे, जो रेखाएं हैं वो समपाती है, समपाती रेखाएं। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांगी हैं, समपाती रेखाएं। इसको समांगी भी कहा जाता है, इसको समांगी भी कहा जाता है, इसको संरेख भी कहा जाता है। मतलब ये जो रेखाएं हैं आपस में क्या है, संरेख है। ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी, मतलब रेखा जो पहली रेखा है ये समीकरण 1, उसी के ऊपर दूसरी रेखा है समीकरण 2। अब देखिए रेखा दोनों आपस में चली जा रही है, मतलब दोनों का एक ही वैल्यू है। यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी दोनों को, यानी अनेक हल। यहाँ पे आप लोग को लिख देना है अनंत, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, अनंत हल, अनेक हल। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि अनेक हल है। ये ऑप्शन में भी आ सकते हैं कि किस तरह के हल है, तो अनेक हल ये हो जाएगा। ये इस तरह आ जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसका अर्थ हुआ कि रेखाएं जो है वो समपाती हैं, अथवा इसे समांगी कह सकते हो, अथवा इसे संरेख कह सकते हो। संरेख का अर्थ मतलब रेखाएं जो है आपस में समपाती हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है। तो इसका सिंपली इतना ही अर्थ हुआ, अनंत हल, अनेक हल। मैंने समझा भी दिया कैसे अनंत हल आएगा। अरे अनंत हल तभी आएगा, देखिए ये जो वैल्यू है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही। अब दोनों रेखाएं आपस में ऊपर है, पहली रेखा ये गई, दूसरी रेखा फिर ये गई, इसी के ऊपर गई। सॉरी, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को बनाने में। पहली रेखा ये गई, दूसरी रेखा इसी के जस्ट ऊपर गई, इसी के जस्ट ऊपर गई, इसी के जस्ट ऊपर गई, दोनों रेखाएं। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 1 गामा 2 है, यहाँ पे 2 गामा 3 है। तो ये जितनी भी वैल्यू है ये सब 1 को सेटिस्फाई करेंगे तो 2 को भी करेंगे, यानी जितने भी वैल्यू है 1 2 को आपस में सेटिस्फाई करते चलेंगे, 1 2 को आपस में सेटिस्फाई करते चलेंगे। जैसे ही सेटिस्फाई करते चलेंगे तुरंत यहाँ पे अनेक हल आ जाएगा। यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल आ जाएंगे, बहुत सारे हल यहाँ बन जाएंगे। तो इसलिए अब आई होप आप समझ गए होंगे, मैं पूरा जान डाली दे रहा हूँ समझाने में, आप समझ चुके होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा दूं, समपाती रेखा बस। आइए अब उसके बाद में मान लीजिए आपने a1 a2 निकाला, b1 b2 निकाला। अब ये दोनों है जो आपस में बराबर ही नहीं, a1 बटा a2 डजंट इक्वल टू b1 बटा b2। इस तरह का आ गया, इस तरह का आ गया, इतना ही सिंपल आ गया। a1 बटा a2 डजंट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ये इस तरह का आ गया, मतलब काटती हुई रेखाएं, यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। देख लीजिए साफ साफ मैं सही लिख रहा हूँ हिंदी या नहीं। हिंदी थोड़ा हमारा गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं मानी कि एक रेखा इस तरह जा रही है तो दूसरी इस तरह का जा रहा है। अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, ग्राफी रूप में वहां भी कट कर गया था। तो यानी एक रेखा ये समीकरण 1 जा रहा है, ये समीकरण 2 जा रहा है, दोनों आपस में कट कर रहे हैं। तो ये जो कट वाला बिंदु है यही क्या है, हल है, सोल्यूशन है। यानी एक हल, जिसे कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसे अद्वितीय हल कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा अद्वितीय हल कैसे आएगा। जब दो रेखाएं
यानी दो समीकरण परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जो समीकरण है, इन समीकरण के थ्रू जब आप रेखा बनाएंगे, लाइन खींचेंगे, जो भी चार्ट बताया था, चार्ट के थ्रू कैसे बनाना है, जब आप चार्ट के थ्रू बनाएंगे, एक बिंदु पे काटेगा, केवल एक बिंदु पे काटेगा, यानी एक हल है, अद्वितीय हल। इसे अद्वितीय हल कहा जाता है, यूनिक सोल्यूशन कहा जाता है, यूनिक सोल्यूशन कहा जाता है। इंग्लिश में यूनिक सोल्यूशन कहा जाता है, अंग्रेज लोग इसे यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब थर्ड नंबर हमारा और आपका क्या है, थर्ड नंबर टॉपिक। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, अब थर्ड है कि मान लीजिए आपने A1 A2 निकाला, B1 B2 निकाला और C1 C2 निकाला, तो A1 बटा A2 बराबर क्या हो गया, B1 बटा B2 हो गया, B1 बटा B2 हो गया, ये भी हो गया, A1 बेटा A2 हो गया, B1 बटा B2 हो गया, ये दोनों बराबर आ गए। लेकिन डजंट इक्वल टू C1 बटा C2, इस तरह का आ गया। तो इसका सिंपल अर्थ है कि जो रेखा है वो समांतर है, समांतर रेखाएं। आप रेखा के बारे में पूछा जा सकता है कि रेखाएं किस तरह की हैं, तो इसलिए पहले से जान लीजिए, रेखा भी जान लीजिए, हल भी जान लीजिए। तो ये समांतर रेखाएं, मानी एक रेखा किस तरह है, समांतर रेखाएं, पहले इसको मिटा दूं, उसके बाद समांतर रेखाएं किस तरह की होती हैं। ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब इसको जिंदगी में आप चाहे पूरा ऐसे खींच जाए, पूरे संसार में दोनों आपको रेखाएं बना देंगे, लेकिन जिंदगी में आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। चाहे इनको पीछे करोगे, पीछे करते चले जाओगे, चाहे आगे करते चले जाओगे, कभी भी इस तरह एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और जब तक नहीं काटेंगे तब तक कोई हल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लीजिए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी एक भी हल नहीं आएगा। अरे भाई कभी कटेगी नहीं तो कहीं कहां से हल आएगा। हल में केवल यही है, फर्स्ट और सेकंड ये हल में आ सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड केवल हल में आ सकते हैं, और जो ये लास्ट वाला है ये हल में कभी नहीं आएगा। यहाँ से आप कभी हल निकाल ही नहीं सकते। अरे जो है समांतर रेखा कभी यार कभी नहीं काटेगी। समांतर रेखा आप चाहे जितना बढ़ा दो, चाहे जितना बढ़ा दो, कभी नहीं काटेगी। आपको क्लास 8 में ही पढ़ाया गया होगा समांतर रेखा के बारे में। तो समांतर रेखाओं को आप चाहे जितना एक्सटेंड कर दोगी, चाहे जितना खींच दोगी, जिंदगी में आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, जिंदगी में नहीं काटेंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो है कोई हल नहीं आएगा। तो ये 3 चीजें थी, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, ये जो भी पढ़ाया हूँ ये सब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसको आपको जानना बेहद जरूरी है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है 2x प्लस 3y बराबर 5 और x माइनस 2y बराबर 3। इसके हल की प्रकृति, यानी कि जब इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बहुत मेथड हैं, अभी उसको बताऊंगा। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो जो हल आएगा वो किस तरह का आएगा, हल की प्रकृति ज्ञात करना है। यानी कि इसका अनेक हल आएगा, यानी समांतर रेखाएं आएंगी, यानी कि कोई हल नहीं आएगा, कि प्रतिच्छेदित रेखाएं आएंगी, केवल एक हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा। तो इसी को बताना है। अब इसको कैसे लगाना है आइए अब देखिए, यहाँ पे समझिए, मैं समझाऊंगा इसको क्या करना है। उसको बहुत बारीकी से समझना है। जब इक्वल टू के उस साइड ये जो है ये नियतांक उधर चले जाएं, तो यहाँ पे फार्मूला आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको एक साइड करके लाना है, इसको लेफ्ट साइड में लाना है, इसको भी लेफ्ट में लाना है, तभी फार्मूला लगाना। डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे तो 100% गलत हो जाएगा। डायरेक्ट मत लगाना, पहले इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तभी लगाना। और एग्जाम वाले आपको जाने की फंसाएंगे, वो उस साइड ही दे देंगे, उस साइड दे देंगे। अब आपकी किस्मत अच्छी हो तो इस साइड मिल जाए, लेकिन अधिकतर उस साइड ही देंगे। तो उस साइड दे रहे हैं तो इसको सिंपली इस साइड लाना है, इसको सिंपली इस साइड लाना है। उस साइड में लगाओगे दिक्कत हो जाएगी, सिंपली आपको उठा के इस साइड लाना है, उस साइड में मत। अब इधर है तो इधर डायरेक्ट लगाओगे फार्मूला तो गलत हो जाएगा। हाँ यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि दोनों उस साइड है। बाई दबे इसको सिर्फ उस साइड रखते, राइट हैंड साइड, और इसको लेफ्ट हैंड साइड रखते, तब कहीं फार्मूला लगा देते तो गलत हो जाता। तो इसलिए सब चीज से बचना है, मुक्त रहना है, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए जो ये नियतांक है उसको इस साइड लेगी, जो नियतांक है इसको इस साइड लेगी, वहां पे रहेगा दिक्कत रहेगा। राइट हैंड साइड में रहेगा दिक्कत रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। तो क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा कि 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। और पहला समीकरण हो गया, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 बन जाएगा, समीकरण 2। अब आपका समीकरण आ चुका है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 बटा a2 निकालना है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 निकालना है, फिर c1 बटा c2, इन 3 चीजों को निकालना है। तो उसके लिए कुछ नहीं, ये फार्मूला रटना कोई जरूरी नहीं है। बस देखिए इन समीकरण में जो है x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ऊपर लिखिए 2। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2/1 ये हो जाएगा। उसके बाद में y का कोफिशिएंट क्या है, 3,
और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -2, तो 3/-2 +2 नहीं -2 y का कोफिशिएंट क्या है -2 है, तो y को कहाँ लिखेंगे -2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है -5/3, ये जो नियतांक थे क्या थे -5/3। अब आपने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल दिया है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। अब यहीं पे क्वेश्चन का खेल खत्म, आपको c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 डजंट इक्वल टू -3/2, देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यही मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2, यही आ गया a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। इसका क्या अर्थ हुआ भैया, इसका सिंपल और सिंपल क्या मतलब निकलता है a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। इसका सिंपल अर्थ यही निकलता है कि ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में क्या कर रही है प्रतिच्छेदित। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है प्रतिच्छेदित रेखाएं, जो ये रेखाएं हैं ये आपस में समीकरण 1 समीकरण 2 ये आपस में काट रहा है। आपको याद होगा अभी जब मैं पढ़ा रहा था ग्राफीय रूप से हल, वहां पे यही क्वेश्चन कराया था, तो वो आपस में कट कर रहे थे, ये आपस में कट कर रहे हैं, यानी इसका एक ही हल आएगा। तो यहाँ पे आप इसको एक हल लिख सकते हो, अथवा आप लिख दीजिए अद्वितीय हल। आप जो है हिंदी देख लीजिए, आप हिंदी आसानी से लिख सकते हो अद्वितीय हल। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कि कैसे आपको हल की प्रकृति ज्ञात करनी। अद्वितीय हल यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता तो मैं लिख देता संपाती रेखाएं हैं, यानी अनेक हल है। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 फिर डजंट इक्वल टू c1/c2 होता तो मैं कहता कि क्या है समांतर रेखाएं, इसका एक भी हल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी एक हल है, अद्वितीय हल है। ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लेना है। मैंने एक टाइप समझा दिया, आप सेकंड टाइप थर्ड टाइप जो है उसको कर सकते हो, आसानी से लगा सकते हो, कोई झमेला वाली बात नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये मैंने समझा दिया, अब बस यही करना है। मैंने आपको समझा दिया कि x का कोफिशिएंट आपस में डिवाइड करना है, y का करना है, और ये जो नियतांक है इनको आपस में डिवाइड करना है बस। और इतना निकालोगे तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में फार्मूला तो मैंने भी लिखाया ही था, उससे मैच कर लेना क्या हो रहा है, बस कुछ नहीं करना है। तो बस इसको यहीं पे खत्म करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जल्दी से मूव कर जाते हैं, क्योंकि एक वीडियो में खत्म करना है तो मुझे पूरा समझाना भी है और आपको समझना है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ जिंदगी में इस टॉपिक में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, जिंदगी में नहीं होगी। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से समझते हैं कि कैसे समीकरण को हल किया जाता है। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या करना है। मान लीजिए समीकरण 1 है, सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1। जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से आइए समीकरण 1 को पहले लिख लेता हूँ। 7x - 15y यानी 15y = 2, इस तरह का है। अब समीकरण 1 में से किसी एक को, चाहे x को चाहे y को, आपको एक तरफ रोक लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रोक लेना है, और सबको राइट हैंड साइड में लिखना है। तो मैं x को रोक के ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7x = 2 + 15y, यही हो जाएगा 2 + 15y। इस एक को रोकना चाहिए। अब मैं यदि y को रोकता तो x को उस साइड भेजता, लेकिन मैंने देखा कि x अच्छा है, आसान है, तो x को मैंने रोक लिया। आप भी x को ही रोकना, x को आसानी से रोक लेना। x मैंने यहाँ पे रोक लिया। अब ये x को देखिए, इसको अलग करिए, यहाँ 7 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 15y / 7/7। x बराबर ये आ गया है। अब देखिए आपने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया है। अब इसको क्या करना है, समीकरण 2 में पुट कर देना है। समीकरण 2 में x का वैल्यू रख देना है, यहाँ पे लिख देना x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर x का वैल्यू जो है समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 3 है। इस x की वजह पे ये वैल्यू रख देनी है, इस x की वजह पे इस वैल्यू को रख देना है। बस प्रतिस्थापन का अर्थ यही होता है कि प्रतिस्थापित करना, समीकरण 1 से x निकालना या y निकाल के समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापन के नाम में ही, अरे भैया नाम में ही सब कुछ रखा है। कुछ लोग डीपी लगाते हैं, नाम में क्या रखा है, अरे नाम में ही सब रखा है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल यानी प्रतिस्थापित करना है। x की वैल्यू आ गई, उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी x का जो समीकरण 1 से आपने वैल्यू निकाला है, समीकरण 1 से जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसको समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15y + 2/7 + 2y = 3, यही हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा 15y + 2, ये कैंची गुणा कराइए तो 7 दूनी 14y + 14y / 7 = 3, यही हो गया।
अब ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, मैं इसको जल्दी से मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इसको जल्दी से मिटा दो, जगह कम है इसीलिए मेरे को मिटाना पड़ रहा है। मैं इसको जल्दी से मिटाई दे रहा हूँ। अब ये आ गया। अब इसको आप आइए फर्दर सिंप्लीफाई किया जाता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिंपली क्रॉस गुणा कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 3/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 15y प्लस 14y, अरे यही सिंपली लिख रहा हूँ, 14y प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 × 21 बराबर 21 हो जाएगा। अब 15 और 14 जोड़ेंगे क्या आएगा, 29 आएगा ना, 29y बराबर हो जाएगा 21 - 2, ये हो जाएगा 19, यानी 29y बराबर 19। y बराबर क्या हो जाएगा, 19/29, y का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है। अब समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में, जो दो समीकरण थे उन्हीं किसी एक में आपको y का वैल्यू पुट कर देना है। y का जैसे वैल्यू पुट करोगे आपका x आ जाएगा। तो आइए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। y की वैल्यू को मैं समीकरण 2, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है। इस y की वैल्यू को मैं समीकरण 2 में रखे दे रहा हूँ, इस y की वैल्यू को मैं समीकरण 2 में रखे दे रहा हूँ। ये जो समीकरण है ये सारा समीकरण 2 था, आप देख लेना, आपने स्क्रीनशॉट लिया था। तो समीकरण 2 में y की वैल्यू रखे दे रहा हूँ, y की जैसे वैल्यू रखूंगा तुरंत x का आ जाएगा। तो आपको ऐसे नीचे लिख देना है कॉपी में कि y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में y की वैल्यू रखोगे तो x आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए x + 2 × अब y कितना है, 19/29, y 19/29 बराबर 3, y 19/29 बराबर 3। मैंने सिंपली y की वैल्यू ही रखी है और कुछ नहीं किया हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया हूँ, y की वैल्यू लिख दिया हूँ बस। तो हो जाएगा x + 19 दूना 38/29, यहाँ भैया आएगा 19 दूना 38/29 बराबर 3, ई आ चुका है। अभी हो जाए भैया, आइए x बराबर हो जाए 3 - 38/29। क्यों माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस था, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये आ गया। अब इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा 29 × 3 -38/29। यहाँ आंसर आएगा भैया, जाकर सिंप्लीफाई कर लो। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये समीकरण हल से क्वेश्चन आते हैं और वहां भी आप प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इजी रहता है यहाँ पे लगाना, प्रतिस्थापन भी बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। अभी मैं और विधियां बताऊंगा, उसको भी आप देख लेना, लेकिन प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है, बस आपको समझना चाहिए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको अभी मैंने क्या सिखाया, प्रतिस्थापन विधि से हल सिखाया, वो इजी था, लेकिन उससे भी इजी विलोपन विधि है। तो दोनों ही इजी हैं, दोनों को समझना आसान है। बात ये आती है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है, कौन सी सही लगती है, कौन सा आसान आपके लिए है। मेरे लिए तो दोनों तीनों है, एक और है वो भी आसान है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वही भैया अच्छा है। तो देखिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी तरीके से आ सकता है। तो आइए इसको देख लीजिए। विलोपन विधि के लिए आप यदि ये वीडियो देख लेते हो, इस चीज को समझ लेते हो, तो आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी विलोपन विधि से। इसलिए आइए सिंपली इसको समझते हैं कि कैसे इसको लगाना है। तो विलोपन की पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा, यही एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं विलोपन विधि समझा दूंगा। उसके बाद में जिंदगी में चाहे जितना क्वेश्चन है आप विलोपन विधि से आसानी से कर सकते हो। विलोपन का सिंपली क्या अर्थ है कि किसी एक को लोप करना है, गायब करना है। इसके लिए देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, सिंपली इसको आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कि y और y माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा 2x, x क्या हो जाएगा 2x बराबर 5 और 3, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 8/2, यानी x बराबर 4। यही करना था विलोपन। विलोपन में प्लस कहीं करना पड़ेगा, कहीं माइनस करना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन पे निर्भर करेगा। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आइए एक कोई टफ क्वेश्चन उठाता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि वो समझ गए तो मेरा समझाना सफल हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है विलोपन मिश्र समीकरण का हल, ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा टफ भी है, इसको सॉल्व करना थोड़ा आपके लिए रिस्की भी है। तो आइए जल्दी से देखते हैं, कोई चीजें टफ नहीं है, बस आपको समझना है। इसको भी समझा दूंगा, फिर मैंने एक क्वेश्चन को समझाया वो तो बहुत आसान था, लेकिन अब इसको समझा रहा हूँ, इसको ढंग से समझिए। ये समझ गए तो फिर कोई चाहे जो क्वेश्चन आ जाए विलोपन विधि से आप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 9x है -7y है, फिर यहाँ नीचे है 7x -3y। अब ये इसको आप डायरेक्ट जोड़ोगे, ये डायरेक्ट घटाओगे, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपस में कोई भी किसी एक को कैंसिल करना है, चाहे x वाला टर्म कैंसिल हो जाए चाहे y वाला,
लेकिन आप जोड़ेंगे या डायरेक्ट घटाएंगे तो एक भी टर्म, एक भी पद कैंसिल नहीं होने वाला है, ना एक्स कैंसिल होगा ना वाई। अरे जोड़ोगे तो ये 9 7 16 एक्स हो जाएगा, तो ये -4 3 7 वाई, कोई फायदा नहीं, एक नया समीकरण बन जाएगा। एक चीज मतलब खत्म करना है, विलोप का अर्थ है एक चीज को लोप कर देना है, विलोप कर देना है, गायब कर देना है। तो चाहे आप y को गायब करो चाहे x को करो। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट करोगे तो कोई फायदा है नहीं, कोई हो नहीं पाएगा। तो आइए अब इसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी आपको। किसी एक चर को, चाहे x को या y को, x और y दोनों में से यहाँ भी x और यहाँ भी x, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, मतलब बराबर करना है। किसी तरह से आपको बराबर करना है, कुछ यहाँ पे गुणा करा के या कुछ भाग करा के आपको बराबर करना है। तो आपको चाहे x को बराबर कराइए चाहे y को, लेकिन मैं x को कराऊंगा। मैं हमेशा x को कराता हूँ, x थोड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अंदर से फील आता है, आपको भी अंदर से फील आ रहा होगा। तो x को आपस में बराबर करना है। इसके लिए क्या करना, ये जो 9 है इस 9 से यहाँ पे गुणा करा दीजिए समीकरण 2 में। 9 से समीकरण 2 में मतलब पूरे में गुणा होगा, समीकरण 2 में 9 से करा दीजिए, और इसका जो आगे कोफिशिएंट है उसको यहाँ से गुणा करा दीजिए, समीकरण 1 में करा दीजिए। इसका कोफिशिएंट यानी x के आगे जो लिखा है उसको इसमें कराना है 2 में, और 2 वाले में जो x के आगे लिखा है उसको 1 में कराना है। अदला बदली करनी है, बस यही करना है और कुछ नहीं। मैं बताने को कुछ भी बता दूं, इसका शॉर्टकट तरीका भी है उसको बता दूं, लेकिन अभी आप बिगिनर हैं, शुरुआत है आपकी, तो यहाँ से आप सीखिए, आसान रहेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे खुद ब खुद आप सीख जाओगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सीख जाओगे। बस समझना यहाँ पड़ता है कि शुरुआत में आप समझ जाइए। देखिए शुरुआत में साइकिल चलाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जैसे साइकिल चलाना शुरू हो जाता है फिर भर 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 आप चलाते चले जाते हो पूरा। तो शुरुआती चीज बहुत टफ होती है, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हो तो आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, x का जो आगे का था, आगे था यानी कोफिशिएंट यानी गुणांक जिसे कहते हैं, x का जो कोफिशिएंट था समीकरण 1 में, जो x का कोफिशिएंट था उसको मैंने 2 में गुणा करा दिया, और समीकरण 2 में जो x का कोफिशिएंट था उसको मैंने समीकरण 1 में गुणा करा दिया। इतना ही किया हूं बस, और कुछ नहीं किया हूं। अब आइए गुणा करा के आगे नया समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 से गुणा होगा तो हो जाएगा 9 7 63, ये हो जाएगा 63 x माइनस 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28 y, और 7 दूनी 14 यानी 140 है जी। 20 सत्ते 140 आए तो वही भैया 20 सत्ते 140, ये हो जाएगा। अब ये नया समीकरण बन गया। इसको आप समीकरण 1 भी लिख सकते हो, आप कहीं कहीं 3 लोग लिख देते हैं, 3 4, अरे क्या फायदा, 1 ही लिख दीजिए ना। अरे 1 को मैंने बदला है तो इसको 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पे 9 से गुणा कराना है, सब में कराना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x में करा दीजिए बस आपका काम होगा, ऐसा नहीं, सब में होगा यार, समीकरण में पूरे में गुणा कराना होगा। पूरे में गुणा कराओगे तभी आएगा। अब इसको देखिए हो जाएगा 9 7 63x, ये भी भैया 63x बन चुका है, 9 7 63x, और इसके बाद में ये 9 है, 9 3 27 माइनस 27 y बराबर 9 दूनी 18 यानी 180, 20 भैया 180, ये समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पे देखिए x का जो था वो पूरा सेम है, यहाँ पे भी x का, दोनों आपस में बराबर है। अब इनको आपको क्या करना है, घटाना है, माइनस करिए। अब यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस के गुणा माइनस हो जाए, और यहाँ माइनस है, माइनस से आपको माइनस करना है, तो माइनस माइनस के गुणा प्लस हो जाए, गुणा कराना है सिंपली। देखिए यहाँ प्लस था, आगे प्लस था, तो प्लस और माइनस का गुणा कराओगे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो मैंने नीचे माइनस लिख दिया। और यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस आएगा। मैं सिंपली घटा रहा हूँ, समीकरण 1 को समीकरण 2 से आपस में घटा रहा हूँ, उसके लिए सब तामझाम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया हूँ माइनस, यानी घटाने पर, तो घटाऊंगा तो ये देखिए प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखिए प्लस है तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया बस सिंपली। अब यहाँ पे ऐसे डंडा खींच दीजिए, उसके बाद में घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो आपस में कैंसिल होगा। ये प्लस 63x है, ये माइनस 63x है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस 63x और माइनस 63x आपस में कैंसिल होके 0 दे देंगे, और ये देखिए क्या है, प्लस 27y है, प्लस क्या है 27y है, प्लस 27y है, ये क्या है प्लस 27y है, ये प्लस 27y है, ये माइनस 28y है। इसको जब आपस में घटाएंगे यानी कि 27 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, यानी कि माइनस y, सिंपली यही आ जाएगा, प्लस 27y। अब ये मत फोकस करिए माइनस है, उसको नहीं, बस नीचे वाला देखना है, नीचे। अरे जब यहाँ पे मैंने माइनस और आपस में गुणा करा दिया, मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। नीचे देखिए प्लस है, यानी कि प्लस 27 है, यानी 27 में से 28 घटावे का भैया, 27 में से 28 आपका घटावे के, तो 27 देखिए प्लस 27 है, ये क्या है प्लस है। अब इसको मत फोकस करिए यार,
समझिए, इसको आपको नहीं फोकस करना है। जब मैंने यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगा दिया तो यहाँ घटाना था, तो घटाना घटाना यानी प्लस हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, यानी ये प्लस 27 बन गया है। अब इस प्लस 27 में से माइनस 28 करना है, घटाना है, ये क्या बचेगा आएगा माइनस बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए 140 में से 180 घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 40 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आसानी से क्लियर हो गई, आसानी से आ गई। अब y आ चुकी है तो आप x निकाल सकते हो। इस y की वैल्यू को आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे यहाँ वाले में रखो, चाहे यहाँ वाले में रखो, कहीं भी, ये जो 4 समीकरण है 4 में से कहीं भी y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आइए सबसे पहले इन सारी चीजों को मिटाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे x की वैल्यू आएगी। तो आइए सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, मैथ बहुत ही हलवा है, समझिए। मैथ में ना कुछ रटना है ना फटना है, बस दिमाग लगाना है। तो आइए मैं समीकरण 1 में रखूंगा, इसलिए समीकरण 2 को भी मिटाए दे रहा हूँ, समीकरण 2 को मैं मिटाए दे रहा हूँ, क्या फायदा देखने से। तो समीकरण 1 में अब आपको यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 9x माइनस 4 गुणे y के मान करना है 40, y गुणे 40 मतलब y के मान 40 है, तो 4 गुणे 40 बराबर 20, ये हो गया। तो ये 9x माइनस 4 चौक 16 यानी 160 बराबर 20, याद होगा, 4 चौक 16 160, 9x माइनस 160 बराबर 20, ये हो गया। और ये हो जाएगा 9x बराबर 160 प्लस 20 यानी 180 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 180 बटा 9 यानी कितना 20। तो x का वैल्यू 20 आ गया, y का वैल्यू 40 आ गया। अब आपको वेरीफाई करना हो कि मेरा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो जो x का वैल्यू है यहाँ पे पुट करिए और जो y का वैल्यू है यहाँ पे पुट करिए और आप आपस में वेरीफाई कर सकते हो। तो आओ मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 9x है, तो 9 गुणे x की वैल्यू कितना है 20, तो 9 गुणे 20। अरे ये फर्जी चीजें कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन लगाओ और कहीं भी डाउट हो कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो x की वैल्यू 20 है, तो 9 गुणे 20 और यह है माइनस, ये है माइनस 4 गुणे y क्या है 40, तो 4 गुणे 40 बराबर 20, यही है। तो 9 दूनी 18 यानी 180 माइनस 4 चौका 16 160 बराबर 20। तो देखिए 180 में से 160 घटाएंगे 20 आएगा, 20 बराबर 20 यानी कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर वो 100% सही है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। ऐसे आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाए दे रहा हूँ। क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना हॉट टॉपिक है, जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता है क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे प्रॉब्लम हुई थी, सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, आपको भी हो रही होगी। तो आज की वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसको कंप्लीटली वॉच कर लेना है, देख लेना है, फिर जिंदगी में आप ये नहीं कहोगे कि बस समझ नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करना है। एक समीकरण है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा और जो फार्मूला है उसको याद करने का तरीका बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये जो है, अब इसको जो है 0 बनाना है, इस साइड को 0 बनाना है, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। इसके लिए क्या करना होगा, इस 5 को इधर ले आइए, बस 0 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, हो जाएगा -5 बराबर 0 और इसको भी 0 बनाइए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0। -8 कैसे हुआ, ये +8 था, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। अब 2 समीकरण तैयार हो गए हैं, 2 समीकरण तैयार हो गए हैं। अब इसमें से आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ A1 क्या है, A2 क्या है, इसके लिए देखिए जो समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है, इसमें जो है x के आगे का जो कोफिशिएंट है वो बन जाएगा A1, y के जो आगे का कोफिशिएंट है वो बन जाएगा B1 और जो कांस्टेंट है वो बन जाएगा C1। ओके, C1 में ये -5 भी आएगा, याद रखना, -5 भी आएगा। वैसा नहीं है C1 में सिर्फ 5 आएगा, ये जो माइनस लगा है ये भी आएगा, तो C1 बन गया। और ऐसे ही समीकरण 2 में ये हो जाएगा A2, अरे 2 लिखा है तो A में 2 लगा दीजिए और y के आगे जो है, y का जो कोफिशिएंट है, y का जो गुणांक है उसको हम कहेंगे B2 और जो ये कांस्टेंट है ये बन जाएगा C2। अरे 2 लगा है तो A B और C सब में 2 लगा देना है नीचे। और
वन है, समीकरण वन है, तो ए बी और सी उसके नीचे वन वन लगाते चला जा रहा है, तो ये होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये हो गया। अरे मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ जिससे जो निचले वाला बच्चा है वो भी सीख जाए, जिसको कुछ नहीं पता है, तो ये हो गया। अब फार्मूला, अब बात आती है फार्मूला कैसे याद करें। फार्मूला जो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, देख लीजिए। ये स्क्रीन पे देखिए जो फार्मूला देख रहे हो, ये भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आपको रटना नहीं है, बस इसको समझना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इधर लिख लीजिए B1, इधर लिख लीजिए B2, इधर लिख लीजिए। ये बॉडी कोड आप यहाँ पे हो गया, इस बॉडी कोड को यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ भी आपको लिखना है B1, यहाँ भी लिखना है B2। तो ये बॉडी गार्ड हो गए, दो बॉडी गार्ड हैं। इसमें बीच में कुछ चीजों को बैठा देना है, जैसे बी के बाद क्या आता है C, तो यहाँ पे लिखना है C1 C2। अब B हो गया, C हो गया, B यहाँ आ चुका है, C भी आ चुका है, B और C, लेकिन A कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब भैया A नहीं नजर आ रहा है तो मैं यहाँ सिंपली लिख दूंगा A1 A2, ये हो गया, ये हो गया। अब इनको क्रॉस गुणा कराइए, क्रॉस गुणा कराना है, क्रॉस गुणा कराइए, क्रॉस गुणा कराइए, क्रॉस गुणा कराइए। गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x लिख लीजिए, यहाँ पे y लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लेना है। क्या लिखना है, 1, x y और 1। तो ये अब देखिए फार्मूला क्या बना, ये बन जाएगा फार्मूला x बटा B1 C2, ध्यान दीजिए B1 C2, x बटा B1 C2, यही हो जाएगा x बटा B1 C2, x बटा B1 C2। क्रम याद रखिए, इसी लाइन में चलना है, इसी लाइन में चलना है, इसी लाइन में चलना है। आप B2 C1 मत कर लेना, पहले B1 C2, इसी लाइन में चलना है। तो x बटा B1 C2 माइनस लगाना है, ये माइनस याद रखना, ये माइनस आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस लगाना है। उसके बाद में हो जाएगा B2 C1 माइनस B2 C1, ये हो जाएगा बराबर, इसे y कर दीजिए, y। अब मैंने क्रम क्या बताया था, क्रम इसी तरह बताया था कि इस साइड चल रहा है, इस साइड चलना है। तो पहले ये होगा C1 A2, ये हो जाएगा C1 A2, क्या हो जाएगा C1 A2, इसको गुणा कराइए C1 A2, फिर माइनस C2 A1, यही हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। पहले इतना समझिए, C1 A2 माइनस C2 A1, इतना आप समझ लीजिए। मैंने जो है क्रम क्या बताया है, इसी साइड से चलना है, इस साइड से पहले इसको गुणा कराना है, इसको इस साइड गुणा करना है, उसके बाद माइनस लगा के इस साइड, पहले इस साइड चलना है। भैया क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, समझ लीजिए। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस क्रम में चलना है, इस लाइन में चलना है, इस तिरछी लाइन में। इस तरह का चलेंगे तो गलत हो जाएगा, इस लाइन में आपको चलना है। तो इस लाइन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ भी अब इसी क्रम में चलना है तो पहले हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। अब फिर इसी लाइन में चलना है, इसी लाइन में, तो हो जाएगा A1 B2 बराबर, यहाँ पे लिखिए 1 अपान, ये क्या हो जाएगा A1 B2, ये क्या हो जाएगा A1 B2। फिर इधर जाना है A1 B2, इस साइड चलना है A1 B2 माइनस, फिर हो जाएगा माइनस ये A2 B1। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ 1 लिखा हूं, इसी साइड में चलना है। अरे क्रम क्या है, यही वाला क्रम है, पहले इसको लिखना है, फिर इसको कैंची बनाना है, लेकिन पहले वाली जो कैंची है इस साइड बनेगी, उसके बाद इस साइड बनेगा, पहले इस साइड, इस तरह का। तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसको हल करिए, बस अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये सारी वैल्यू जो है A1 B1 C1 इन सबको यहाँ पे पुट कर देना है। तो आइए जल्दी से पुट करते हैं, फार्मूला में। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब यहाँ से मैंने जो लिखा था उसको कॉपी कर लिया हूँ, लिख दिया हूँ, और ये फार्मूला भी लिख दिया हूँ। इसको याद करने का तरीका यानी इसको बनाने का तरीका मैंने बता दिया है। एनसीईआरटी में सिंपली लिखा है, लेकिन जल्दी टीचर को समझाते नहीं कि फार्मूला कैसे याद करना है। बस ये फार्मूला लिखा है, रट लो। अरे मैथमेटिक्स रटने वाली चीज नहीं है, मैथमेटिक्स दिमाग में खोसने वाली चीज है, दिमाग में समझाने वाली चीज है। उसको बच्चों को समझाइए कैसे आता है फार्मूला, ऐसे थोड़ी ऐसे रट लो, ऐसे रटना नहीं है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। बस कुछ प्रमेय वगैरह होती है जिनको रटना पड़ता है, और कुछ नहीं, ये सारी चीज रटनी नहीं है, इसको समझना है। मुझको भी 5 मिनट में वीडियो बनाना हो तो बना के चला जाता, लेकिन ये लंबी वीडियो है तो यहाँ पे मुझको ढंग से समझाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे प्रो लेवल बनाना है, जिंदगी में आप ना बोलो ऐसा पढ़ाना है। तो ये होगा। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट करिए, बस यहाँ जो वैल्यू लिखी है उसको पुट करिए। तो x अपान B1 C2, B1 कितना है 3 है, तो इस जगह 3 इंटू C2 कितना है, C2 कितना है -8 है, तो C2 -8 हो गया। उसके बाद में हो जाएगा माइनस लगाइए, क्योंकि फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगाइए। उसके बाद में B2 देखिए कितना है 5 है, B2 कितना है 5 हो गया। और C1 कितना है, C1 देखिए -5 है, तो C1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा।
B2 कितना था, B2 कितना था 5 था, और C1 कितना था -5 था, तो ये लिख दिया। उसके बाद में y अपान C1 कितना है, C1 ढूंढिए, C1 कहाँ है, ये है C1 हो जाएगा -5 C1। फिर उसके बाद में A2 क्या है, A2 क्या है 3 है, A2 क्या है 3 है, A2 क्या है 3 है, माइनस C2 क्या है -8 है, C2 क्या है -8 है, C2 क्या है -8 है। उसके बाद में A1 क्या है 2 है, A1 क्या है 2 है, ये लिख दिया। C2 मैंने -8 लिखा, और A1 क्या C2 था। उसके बाद में A1 को मैंने ढूंढा, A1 क्या है 2 लिख दिया। उसके बाद में 1 फिर अपान A1 क्या है 2 है, A1 क्या है 2 है। उसके बाद में B2 क्या है 5 है, B2 5 है। उसके बाद में माइनस लगाना है, माइनस लगाइए। A2 क्या है 3 है, 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 A2 लिखना है। उसके बाद में ये B1 है, इसको B1 ढूंढिए, B1 कहाँ है 3 है, ये भी 3 है, B1 भी क्या है 3 है। तो ये हो गया, A2 3 था, B1 3 था, ये लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है। आइए जल्दी से इसको मिटाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से फटाफट मिटाते हैं, टाइम बहुत कम है आपके पास भी हमारे पास, जल्दी से खत्म करते हैं। आप इंटू 2 की स्पीड में देख लीजिए या 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस टाइम बदलाना चाहते हो, बस मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम बच जाए बस, और आपको समझ में आ जाए, आप जिंदगी में बचपन की गलती ना करो, क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ के ना हो, बस यही मकसद है। आइए बस इसको सॉल्व करते हैं। तो यक्स ये है, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए यक्स अपान 8 3 24, ये हो जाएगा -24, ये -24, ये हो जाएगा 25 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस लगा है, माइनस, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25, ये 25 हो जाएगा। उसके बाद में y लिख दीजिए, y फिर बटा 5 3 15, तो ये -15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, 5 3 15 -15 हो जाएगा। और ये जो है माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस होता है, तो 5 3 15, ये माइनस लगा है तो -15। फिर यहाँ 8 दूनी 16, लेकिन माइनस और माइनस का आपस में गुणा कराओगे तो प्लस आएगा, तो ये प्लस 16 हो गया, बराबर 1 बटा, ये देखिए क्या है 5 दूनी 10, ये क्या है 5 दूनी 10। उसके बाद में क्या है 3 3 का 9, तो 10 - 9, ये हो गया। ये हो जाएगा यक्स अपान 24 में से 25 गया 1 आया। उसके बाद में y अपान 16 में से 15 गया 1 आया, और 1 10 - 9 यानी 1 आया। तो यहाँ से एक बार लिखना x बराबर y बराबर 1, यानी कि एक बराबर इसको इक्वल कर दीजिए, यानी x बराबर 1 कर देना एक बार। उसके बाद एक बार ये y वाला, तो y बराबर 1 कर दीजिए। देखिए x बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। आपका क्वेश्चन 100% सही है, मतलब आंसर 100% सही है। इसका भी आप मैच आसानी से कर सकते हो, इसका मैच आसानी से आप कर सकते हो, इसका मैच बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जो समीकरण था उसमें x बराबर 1 धर दीजिए और y बराबर 1 धर दीजिए, यानी रख दीजिए। जिसको जैसे ही रखेंगे तुरंत ही भैया आंसर आ जाएगा। आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये विधि था, ये तरीका था जिसे मेरे को समझाना था आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है रैखिक युग्म में बदले जाने वाले समीकरण। रैखिक युग्म में बदले जाने वाले समीकरण, ये टॉपिक बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, बस आपको समझना है। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन से समझता हूँ और ये जिंदगी भर याद रहता है। क्वेश्चन से समझोगे तो चाहे जितना क्वेश्चन आएगा सब कर ले जाओगे। बस एक क्वेश्चन ढंग से समझ लो, जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। ये बस यही वीडियो देख लीजिए, पूरा जिंदगी में नहीं दिक्कत होगी। तो आइए क्वेश्चन क्या है, 2yx है प्लस 3y है, 3y है बराबर है 13। उसके बाद में है 5x है, 5/x है, माइनस है 4/y बराबर क्या है -2 है। ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए रैखिक युग्म में बदलना जाना है। अब ये डायरेक्ट तो है नहीं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ xy आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा, कुछ लोग सोचेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कर दूंगा, तो आइए देखिए क्या होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2y प्लस 3x अपान xy बराबर 13। xy उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 13xy। अब देखिए xy एक्स्ट्रा आ गया, ये फर्जी चीज आ गई। रैखिक समीकरण का हुआ रैखिक युग्म का कि केवल 2y प्लस 3x बराबर कुछ हो, समथिंग कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे xy फिर आ गया। अभी xy नया चीज आ गया, अब ये सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए तरीका आप आइए जान लेते हैं, तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। इस तरीके से तो होगा नहीं। मैं भी 10th में था तो ये सारे डाउट मेरे अंदर आते रहते थे, मैं भी इसको सॉल्व करता रहता था, तो मुझे पता चला था हाँ ऐसा नहीं होगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तब क्या कर सकते हो, तब के लिए एक तरीका जानिए कि देखिए दोनों जगह देखिए क्या है, दोनों जगह समझने का प्रयास कीजिए। ये है 2 है इंटू, ये क्या लिखा है 2 × 1/x, यही तो लिखा है 2 × 1/x है।
प्लस प्लस 3 इंटू 1/y है, 3 इंटू 1/y है, बराबर क्या है 13, बराबर क्या है 13, क्या है 13 यानी 13 है। उसके बाद में ये है 5 है, फिर है 1/x यही तो है, 5 इंटू 1/x, इसको गुणा करोगे तो 5/x आएगा ना, सिंपल है, इसको मैंने तोड़ दिया है, 5 इंटू 1/x, फिर -4 इंटू 1/y, 4 इंटू 1/y बराबर -2, यही है, इतना ही सिंपल चीज लिखा हुआ है, ये इतना ही सिंपल चीज लिखा है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे 1/x यहाँ है, 1/x यहाँ है, 1/y यहाँ है, 1/y यहाँ है, अब आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मान लेना है, माना 1/x बराबर p मान लीजिए, t ना मानिए, 1/x बराबर p और एंड 1/y बराबर q। अब इतना मान लीजिए, अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। अब जहां जहां 1/x है वहां p रख दीजिए और जहां जहां 1/y है वहां q रख दीजिए। अब आइए इसको समीकरण को शुद्ध करते हैं, इजी करते हैं, आसान करते हैं, ये वैल्यू रख के तो हो जाएगा 2 इंटू 1/x हो जाएगा p, तो ये बन जाएगा 2p प्लस 3q, y के 1/y की जगह पे q रख दिया तो प्लस 3q बराबर क्या हो जाएगा 13, ये बन गया। प्लस समीकरण 1 ये बन गया। और फिर दूसरा है 5p, 1/x के वजह पे क्या रखना है 5 रखना है, तो ये जाएगा 5p प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस ये क्या है माइनस है तो -4 और 1/y की वजह पे q रखना है तो -q बराबर -2, ये हो गया समीकरण 2। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आपको सिंपली सॉल्व करना है। अब ये जब सॉल्व होगा यहाँ से पी क्यू की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। अब जब यहाँ पी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो x और y का मान निकल आएगा, x और y का मान आसानी से निकल आएगा। तो आइए पहले p और q वाला जो समीकरण है इसको सॉल्व करते हैं। आप किस विधि से सॉल्व करना चाहोगे, बीजगणित से करना चाहोगे, विलोपन से करना चाहोगे कि प्रतिस्थापन से करना चाहोगे? तो मैं तो भैया सिंपली विलोपन से करूंगा, क्योंकि मुझे विलोपन बहुत आसान लगता है। और बाय द वे मैं विलोपन नहीं लगाता तो मैं फिर प्रतिस्थापन लगाता, यही दो मुझको पसंद आता है। बीजगणित बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है यार, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए उसमें नहीं पढ़ूंगा। तो इसलिए आइए इसको हम सिंपली किस विधि से लगाते हैं, विलोपन विधि से लगाते हैं, विलोपन विधि से लगाते हैं, विलोपन विधि से सिंपली आइए लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1/x बराबर p, 1/y बराबर q, ये लिख दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी काम लगेगा। क्योंकि फाइनल क्वेश्चन x y में था, जो क्वेश्चन था वो x y में था, लेकिन हम लोगों ने p और q में चेंज किया है। तो अभी जब p q की वैल्यू आएगी तो यहाँ पुट करूंगा, फिर x निकालूंगा, y निकालूंगा, क्योंकि अल्टीमेट आंसर मेरे को x और y का निकालना है ना, p q तो निकालना नहीं है। बहुत लोग p q निकाल के छोड़ आते हैं, ऐसा मैंने कॉपी देखा है, वहां पे p q लिखा है बस छोड़ दिए हैं। मतलब क्वेश्चन तो भाई साहब ने सही सॉल्व किया, लेकिन फाइनल इसको x और y निकाला तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। मैथ में कहीं एक गलती करोगे तो पूरा गलत हो जाता है। तो ये है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए समीकरण है, इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, किस विधि से सॉल्व करेंगे बताइए, किस विधि से करेंगे, किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। मैंने आपको बताया है, मैं इसको किससे सॉल्व करूंगा, विलोपन से करूंगा। विलोपन से सॉल्व करने के लिए किसी एक को, चाहे p वाले टर्म को चाहे q वाले को, दोनों में इक्वल करना है। तो यहाँ 2p है, यहाँ 5p इक्वल नहीं है, यहाँ 3q है, यहाँ -4q है, ये भी इक्वल नहीं है। तो आइए p को हम इक्वल करते हैं। p को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो p का जो समीकरण 1 वाला जो है, समीकरण जो 1 वाला है उसमें जो p का कोफिशिएंट है 2, उसको यहाँ इससे समीकरण 2 से गुणा करा देंगे, समीकरण 2 से पूरे में गुणा करा देंगे, समीकरण 2 में पूरे से गुणा करा देंगे। और जो समीकरण 2 है, ये वाला समीकरण, इस समीकरण में जो p वाला टर्म है ये 5, इस 5 को यहाँ गुणा करा देंगे, मतलब इसके पूरे में गुणा करा देंगे। तो इसके पूरे में हम 5 से गुणा करा देंगे, बस यही करना रहता है। इसकी आगे वाले का गुणा यहाँ पे कराना है, इसके आगे वाले का गुणा यहाँ पे कराना है, दोनों में कराना है, बस दोनों में इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करके गुणा कराना है। अब इसको गुणा कराइए, खड़बड़ सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10p, 5 दूनी 10p, फिर प्लस 5 3 15, 15q, 5 दिया 15q, 15q बराबर 13 बचे 65, ये हो जाएगा 13 बचे 65। 5 से गुणा कराना है, ध्यान दीजिए, 5 से 13 बचे 65, तो ये हो गया, ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1। यही जो समीकरण 1 है ये मॉडिफाई हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया है, बस यही कर दिया हूँ। ये देखिए 5p है, अब यहाँ 2 से गुणा कराना है, तो 5 दूनी 10p, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8q, -8q। उसके बाद में बराबर है -2, -2 गुणे 2 बराबर -4, ये समीकरण 2 बन गया।
अब देखिए यहाँ 10p है, यहाँ 10p है, दोनों इक्वल हो गए, हमारा जो है टास्क कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसको आपस में घटाएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको प्लस करूंगा तो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मेरे को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगा दूंगा और घटाऊंगा। अब देखिए माइनस से है तो ये प्लस है, तो प्लस से ये देखिए प्लस लिखा हुआ, तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद में ये माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा कराओगे प्लस आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस आएगा। ये आ चुका है। अब ये देखिए प्लस 10p है, ये माइनस 10p है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखिए 15q है, 8q है, 15q और 8q। अब यहाँ कुछ लोग 15 में से 8 घटा देंगे, नहीं भाई नहीं, जब मैंने यहाँ नीचे चिन्ह डिनोट कर दिया है, पहले ही ऑलरेडी गुणा करा के रख दिया हूँ, तो अब इस चिन्ह से, यहाँ वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, केवल नीचे वाला चिन्ह देखिए। नीचे वाले चिन्ह में कह रहा है दोनों को जोड़ना है, यानी ये प्लस 8q है, प्लस 8q है, माइनस 8q नहीं रहा, ये प्लस 8q है। मैं जब विलोपन विधि समझा रहा था वहां बहुत समझाया था, उसको आप देख सकते हो, अभी जल्दी ही मैंने इसी में तो है वीडियो में देख लीजिए। प्लस 10q प्लस 8q, सॉरी प्लस 8q, ये प्लस 8q है, तो 15 और 8 क्या हो गया, 23q, 15 8 क्या हो गया, 8 5 13, 23q बराबर। अभी 65 और माइनस नहीं करना है, 65 में से 4 अब घटाना नहीं है, क्योंकि इसको आप भूल जाइए, नीचे वाले को फोकस करिए। अब ये प्लस 4 लिखा है, माइनस 4 नहीं लिखा है, प्लस 4 है, तो 65 4 क्या हो जाएगा, 69, यही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा q बराबर 69/23, ये हो जाएगा q बराबर 69/23, यानी 23 में कितना होता है, 69। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी q की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। q की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है भैया। q की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद मिटाई दे रहा हूं, मिटा दे, आओ जल्दी से मिटाई दे रहे हैं इसको, पूरा हम मिटाई दे रहे हैं, पूरा का पूरा मिटाई दे रहे हैं। तो भाई q की वैल्यू कितनी आई है, q का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था। q का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था। q का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था। अब इस q का वैल्यू को किसी एक में पुट करिए और p का मान निकाल लीजिए। तो मैं समीकरण 1 में किए दे रहा हूँ, समीकरण 1 में करूंगा तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 इंटू q कितना है, 3 है, 3 q की वजह पे मैंने 3 रख दिया, 3 बराबर 13। अरे ये तो सिंपल है ना, ये तो समीकरण हल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 3 का 9 बराबर 13, यानी 2p बराबर क्या हो जाएगा, 4, 2p बराबर 4 हो जाएगा। कैसे हुआ, 13 उधर जाए, सॉरी 9 उधर जाएगा तो प्लस लगा है, तो 13 माइनस 9 हो जाएगा, 13 में से 9 गया, 4 आया, तो यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो p बराबर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 गन्नम 2 दूनी 4, तो p बराबर 2। तो यहाँ पे आ चुका है p बराबर 2, p की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। अब इम्पोर्टेंट चीज है, इतना चीजें तो बहुत इजी थी, p और q का इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जानते ही थे। अब मेन बात आती है, अब इसको मिटाई दे रहा हूँ जल्दी से इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ, बहुत फास्ट, रुकना नहीं है। अब p आ गया, q आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अब बात आती है, तो p की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ गई है, सॉरी 2 आ गई है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/x बराबर 2, 1/x बराबर 2, और यहाँ पे क्या है 1/y बराबर q की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, 3। ये हो गया। अब यहाँ से x और y आसानी से निकाल सकते हो, x को उस साइड ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो हो जाएगा x बराबर 1/2, यही तो आ जाएगा ना, x बराबर 1/2। अथवा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए, तो x ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसको भी पलट दीजिए तो y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला, इसको पलटना है, जैसे पलटोगे तो y ऊपर चला जाएगा, 3 जो है नीचे आएगा, 1/3। यही आंसर हो गया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। दोनों के जो मान है वो आ चुके हैं, दोनों के मान जो है वो आसानी से आ चुके हैं। x बराबर क्या आ गया है, 1/2, y बराबर 1/3, तो 100% सही है। मैं देख रहा था कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ये 100% सही है। तो इसी के साथ जो है आपका जो है चैप्टर वो होता है फिनिश। यही तक था लॉस्ट टॉपिक, यही तक था बस। तो ये चैप्टर अब हो गया है फिनिश। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको लगा लेना। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो, नाव वाले हैं, जो भी क्वेश्चन है उनको समीकरण बनाना है, जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, मैं उसमें प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा। जिस तरह इसको समझाया उसी तरह उसको भी समझा दूंगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ये 1 शॉट था तो इसलिए मैंने केवल टॉपिक थे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे हुए हैं, वो जब आपका बोर्ड एग्जाम
नजदीक आएगा, जैसे नाव वाला है और हैं जैसे रोहन की माँ की आयु वाला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, वो सब बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं उस समय कराऊंगा, वो दिसंबर और जनवरी के माह में मैं आपको कराऊंगा। जब बोर्ड एग्जाम आपके करीब होगा तो मैं उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको एक कॉपी बनवाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने होंगे उनको सॉल्व करूंगा। ये तो पूरा ओवरऑल चैप्टर था। इसको यदि वीडियो आपने कंप्लीटली ढंग से देख लिया होगा तो फिर इस चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। 2-4 वाला रैखिक समीकरण आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बस कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे रोहन की माँ की आज से 10 वर्ष पहले इतना थी, फलाना थी, धमकवा थी, उस टाइप के क्वेश्चन बस मैंने नहीं कराया है इस वीडियो में, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो उसके लिए वेट करिए, या जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी तो वहां कवर कर दूंगा, वहां क्लियर कर दूंगा। तो उसके लिए वेट कर लीजिए। और ये जितना भी मैंने समझाया यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट करना, नहीं समझ में आया है जो भी कमी रही है उसको भी कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।